India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। वाराणसी कोर्ट ने सुनवाई की दी सहमति। परिसर हिंदुओं को सौंपने शिवलिंग पूजन और मुस्लिमों का परिसर में प्रवेश वर्जित की है मांग। 12 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद महिला वायुसेना अधिकारियों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। शॉर्ट सर्किट कमीशन महिला अधिकारियों को मिलेगा एक मुश्त पेंशन लाभ। कॉलेजियम सिस्टम को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी सुनवाई। सीजीआई चंद्रचूड़ सूचीबद्ध करने को राजी। जज की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था की है मांग। फिलहाल जेल में ही रहेंगे सत्येंद्र जैन। राउज एवेन्यू कोर्ट ने की जमानत याचिका खारिज। जैन ने दिया था कमजोर सबूत की दलील, खराब स्वास्थ्य का भी दिया था हवाला। India Legal presents Courts Roundup. ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की पोषणीयता बरकरार रखते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने की मांग है और परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग भी रखी गई है और शिवलिंग की पूजा की अनुमति की भी मांग की गई। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर मामले पर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने मामला सुनवाई योग्य माना है। सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में किरण सिंह की तरफ से दाखिल वाद को सुनवाई योग्य माना है। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई की सहमति दे दी है। कोर्ट ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने के मुकदमे की सुनवाई को चुनौती दी गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। जो है डिफेंडेंट नंबर 4 द्वारा जो दाखिल 35 प्रार्थना पत्र था, उस प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। ऑर्डर 7 रूल 11 में हमारे मुकदमे को पोषणीय मान लिया गया। उनके एप्लीकेशन को खारिज करते हुए अगली तिथि 2/12 की नियत कर दी गई है। रिटर्न स्टेटमेंट जो फर्दर बचे हुए उनके लिए और इशू फ्रेम करने के लिए 2 दिसंबर की डेट नियत की गई है। कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं इसको आप? देखिए ऐसा ये सबसे बड़ी बात है कि ये इतने हिंड्रेंस के बाद ये ऑर्डर आया है, तो इसलिए इसको हम जो है एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं। और दूसरी बात जो है, ये आगे मुकदमे चलाने के लिए मुकदमा जो मेन मुकदमा है ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित, इस मुकदमे को अगर मेन कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो मेन मुकदमा है उसके लिए मार्ग आगे का प्रशस्त हो गया। इस मामले में बीते 15 अक्टूबर को ही अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी। तभी से आदेश में पत्रावली लंबित था। इससे पहले इस वाद पर 8 नवंबर को ही आदेश आना था, मगर कोर्ट के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण 14 नवंबर की तिथि तय कर दी गई थी। इस प्रकरण में वादिनी किरण सिंह की तरफ से मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित करने, परिसर हिंदुओं को सौंपने और शिवलिंग की पूजा पाठ राग भोग की अनुमति मांगी गई थी। अदालत में दोनों पक्ष अपनी बहस पूरी कर उसकी लिखित प्रति दाखिल कर चुके हैं। वादिनी किरण सिंह के अधिवक्ताओं ने दलील में कहा था कि वाद सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मुद्दे पर अंजुमन इंतजामिया की तरफ से जो आपत्ति उठाई गई है, वह साक्ष्य और ट्रायल का विषय है। ज्ञानवापी का गुंबद छोड़कर
सब कुछ मंदिर का है। जब ट्रायल होगा तभी पता चलेगा कि वह मस्जिद है या मंदिर। दीन मोहम्मद के फैसले के जिक्र पर कहा कि कोई हिंदू पक्षकार उस मुकदमे में नहीं था, इसीलिए हिंदू पक्ष पर लागू नहीं होता। ये भी दलील थी कि विशेष धर्म स्थल विधेयक 1991 इस वाद में प्रभावी नहीं है। स्ट्रक्चर का पता नहीं कि मंदिर है या मस्जिद, जिसके ट्रायल का अधिकार सिविल कोर्ट को है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखी थी कि राइट टू प्रॉपर्टी के तहत देवता को अपनी प्रॉपर्टी पाने का मौलिक अधिकार है। ऐसे में नाबालिग होने के कारण वाद मित्र के जरिए ये वाद दाखिल किया गया है। भगवान की प्रॉपर्टी है तब माइनर मानते हुए वाद मित्र के जरिए क्लेम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वायुसेना के शॉर्ट सर्विस कमीशन से रिटायर हुई 32 महिला अधिकारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इन महिलाओं को स्थायी कमीशन अधिकारियों की तरह पेंशन लाभ मिलेगा। अपने हक के लिए एयरफोर्स की 32 पूर्व महिला अधिकारियों को 12 साल तक कानूनी संघर्ष उन्होंने किया था और ऐसे में फिर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया और कहा कि हमारा मानना है कि महिला एसएससी अधिकारियों को पेंशन लाभ मिलना चाहिए। वायुसेना की शॉर्ट सर्विस कमीशन में 32 महिला अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता महिला अधिकारियों को बहाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें एकमुश्त पेंशन लाभ दिया जा सकता है। शिकायतकर्ता महिला अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान स्थायी कमीशन के लिए विचार नहीं किए जाने को अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने 12 वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद इन महिला अधिकारियों को ये राहत दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और वायुसेना से कहा कि वे 32 रिटायर महिला एसएससी अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी कमीशन और पेंशन का लाभ देने पर विचार करें। ये सेवानिवृत्त महिला अधिकारी उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन दिलाने की कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने पक्ष में कोर्ट का फैसला आने से पहले रिटायर हो चुकी थीं। यानी 15 साल की सेवा के बाद भी बिना स्थायी कमीशन का दर्जा पाए रिटायर कर दी गयी। ये महिला अधिकारी अब 20 साल तक सेवा करने वाले अधिकारियों की तरह पेंशन पाएंगी। 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सेना की महिला अधिकारियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सेना में सेवा कर रही महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलेगा, यानी वो रिटायरमेंट तक नौकरी कर सकेंगी। साथ ही महिला अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर कमांड यानी नेतृत्व वाले पद भी दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उस समय सेना के अलग अलग विभागों में काम कर रहे सभी 1653 महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन पाने का रास्ता साफ हो गया था। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने उन महिलाओं को भी लाभ दिया जो 12 मार्च 2010 को आए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद से सेवा में बनी हुई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2010 में ही महिला अधिकारियों के पक्ष में फैसला आ चुका था, लेकिन सरकार के आनाकानी भरे रवैये के चलते इसे लागू होने में 9 साल से ज्यादा का समय लग गया। 2010 में आए हाई कोर्ट के फैसले के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला अधिकारी सेवाएं देती रहीं और आखिरकार उन्हें सेवा में 14 साल पूरे करने के आधार पर स्थायी कमीशन का लाभ मिला। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले से पहले ही रिटायर हो चुकी महिला अधिकारियों को अपना हक पाने के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ा। 90 के दशक में 5 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए नियुक्त हुई इन महिलाओं को 2 बार सेवा विस्तार मिला था। इस तरह उन्होंने 15 साल तक सेवाएं दी, लेकिन उन्हें स्थायी कमीशन दिए बिना ही रिटायर कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गौतम नवलखा की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। नवलखा ने शिकायत की है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक जेल से घर में नजरबंदी के लिए नहीं भेजा गया है। कोर्ट ने कहा है कि एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में गौतम नवलखा की अर्जी के साथ ही शुक्रवार को एनआईए की याचिका पर भी सुनवाई की जाएगी। उच्चतम न्यायालय एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की ओर से दायर एक नई याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को बृहस्पतिवार को तैयार हो गया। शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद नवलखा को उनके घर में नजरबंद करने के लिए स्थानांतरित नहीं किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नवलखा की तरफ से पेश शीर्ष अधिवक्ता की इस दलील का संज्ञान लिया कि उनके मुवक्किल को घर में नजरबंद करने के शीर्ष अदालत के निर्देश पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवलखा की ओर से पेश एक वरिष्ठ वकील की दलीलों पर ध्यान दिया कि शीर्ष अदालत के उन्हें नजरबंद रखने के निर्देश का अब तक पालन नहीं किया गया है। एनआईए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आरोपी ने अपने घर का पता देने की बजाय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय का पता दिया है। इसके अलावा एक अलग याचिका भी दायर की जाएगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी और आरोपी दोनों की याचिकाओं को न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक साथ सूचीबद्ध किया जाएगा। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी और आरोपी दोनों की याचिकाएं न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक साथ सूचीबद्ध की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने 70 वर्षीय नवलखा की बिगड़ती सेहत को देखते हुए 10 नवंबर को उन्हें घर में नजरबंद करने की अनुमति दे दी थी। शीर्ष अदालत ने 10 नवंबर को 70 वर्षीय नवलखा को उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण नजरबंद करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नवलखा को तलोजा जेल से रिहा करके नजरबंद रखा जाए। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कई शर्तें भी तय की हैं। अदालत ने नवलखा को अपनी पार्टनर सहबा हुसैन के साथ रहने की इजाजत देती है। नवलखा को पुलिस अधिकारियों की ओर से मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो रोजाना 5 मिनट अपने परिवार से बात कर सकेंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों को फोन कॉल की निगरानी करने और रिकॉर्ड रखने का अधिकार दिया गया है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस हरकेश रॉय की पीठ ने आदेश दिया कि खर्च का ड्राफ्ट पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में जमा कराया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल अधिकारों के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ 8 दिसंबर से मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीजेआई के सामने मामले को उठाते हुए कहा कि 24 नवंबर से बेंच नोटबंदी के मामले पर सुनवाई कर रही है। इस वजह से इस मामले की सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि इस मामले में पहले ही कितनी बार मामले की सुनवाई को टाला जा चुका है, इसीलिए कोर्ट ये सुनिश्चित करे कि अगली तारीख को होने वाली सुनवाई को आगे न टाला जाए। दरअसल 11 नवंबर को सीजेआई ने कहा था कि संविधान पीठ दिल्ली और केंद्र के बीच सेवाओं के विवादों से संबंधित संवैधानिक मुद्दा तय करेगा, जिस पर सुनवाई 24 नवंबर को तय की गई थी। और ऐसे में 11 नवंबर सिसोदिया ने एक हलफनामे में शीर्ष अदालत को बताया है कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने चुनी हुई सरकार के प्रति सिविल सेवकों के अड़ियल रवैये को प्रोत्साहित करके दिल्ली में शासन को बेपटरी कर दिया। हलफनामे में कहा गया कि इस साल की शुरुआत में उपराज्यपाल की नियुक्ति के साथ समस्या और भी विकट हो गई। साथ ही 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एम.आर. शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा है। शीर्ष अदालत ने 6 मई को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मुद्दे को संवैधानिक पीठ को सौंप दिया था। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गए हैं। याचिका न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए एक नई व्यवस्था की मांग करती है और ऐसे में एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने सीजेआई के खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया था। पीठ में जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस जेबी पार्तीवाला भी शामिल है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री नेदुम्पारा ने कहा है कि 2015 के फैसले ने कॉलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित किया था, जिसे शुरू से ही अमान्य कर दिया जाना चाहिए था। सीजेआई ने माना कि कॉलेजियम प्रणाली, जिसे सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ के फैसले के द्वारा लाया गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक रिट याचिका में समीक्षा की जा सकती है। बहरहाल उन्होंने वकील को आश्वासन दिया कि इसे समय के साथ देखा और सूचीबद्ध किया जाएगा। याचिका के अनुसार उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह से दूर रखने में और सबसे अच्छे और सबसे योग्य जजों की नियुक्ति में पूरी तरह से विफल रही है और इसके बजाय इसके जरिए उच्च न्यायपालिका के जजों के प्रतिष्ठित पद पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान और पूर्व जजों, उनके कनिष्ठों
प्रतिष्ठित वकीलों के परिजनों का एकाधिकार हुआ है। याचिका की मुख्य प्रार्थना परमादेश रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी करना है, जो यूनियन ऑफ इंडिया को एक गैर सरकारी, गैर विभागीय सार्वजनिक इकाई के निर्माण के लिए इस तरह के विधायी या प्रशासनिक उपायों को अस्तित्व में लाने का निर्देश देता है, जो एक ऐसा न्यायिक नियुक्ति आयोग हो जो सभी योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करके उच्च न्यायपालिका के लिए न्यायाधीशों का चयन करके न्यायपालिका दोनों कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों से स्वतंत्र हो। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। स्पेशल जज विकास ढुल ने सत्येंद्र जैन समेत वैभव और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जून 2022 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने अपना निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन और उनके 2 अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में 3 अभियुक्त हैं। तीनों की जमानत याचिकाएं लंबित थीं। तीनों याचिकाओं पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक साथ फैसला सुनाया। सत्येंद्र जैन की तरफ से अदालत में कहा गया था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। वो पहले ही लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी के पास पुख्ता सबूत नहीं है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए। वहीं राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढुल की अदालत ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों की दलीलें सुनने के साथ ही ईडी का पक्ष सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विकास ढुल आदेश सुनाने वाले थे, हालांकि उन्होंने ये कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है। जैन को 30 मई को ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। ये मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि जैन ने 2015 और 2017 के बीच विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्ति अर्जित की थी, जिसका वो संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके थे। जैन ने कथित तौर पर अपने सहयोगियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों के लिए विभिन्न शेल कंपनियों के कोलकाता स्थित कुछ एंट्री ऑपरेटर्स को पैसे भी दिए थे। इसके बाद एंट्री ऑपरेटर्स ने जैन से जुड़ी कंपनियों में शेयरों के माध्यम से निवेश के रूप में फंड को शेल कंपनियों के माध्यम से लेयरिंग करने के बाद कथित तौर पर फिर से रूट कर दिया था। ईडी का मामला सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के बाद अब उसी तरह समानता के आधार पर अन्य दोषी भी रिहाई की मांग करने लगे हैं। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद संत श्रद्धानंद ने इसी समानता का हवाला देकर रिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। श्रद्धानंद उर्फ मुरली मनोहर मिश्रा ने 28 अप्रैल 1991 को पत्नी शकीरा नामजी कि नशीला पदार्थ खिला दिया था और इसके बाद उसे बेंगलुरु स्थित अपने विशाल बंगले के अहाते में जिंदा दफना दिया था। पत्नी की हत्या के मामले में वह अभी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। श्रद्धानंद ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की तरह जेल से रिहा होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। श्रद्धानंद ने रिहाई की अर्जी में कहा कि वह एक भी दिन की पैरोल के लिए बगैर 29 साल जेल में बिता चुका है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की तरह उसकी रिहाई नहीं होना समानता के अधिकार के उल्लंघन का एक उदाहरण है। मैसूर के पूर्व दीवान सर मिर्जा इस्माइल की पोती शकीरा ने पूर्व राजनयिक अकबर खलीली को तलाक देकर 1986 में श्रद्धानंद से शादी की थी। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई के आधार पर समानता की मांग करते हुए श्रद्धानंद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन्हें किसी छूट या पैरोल के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वकील वरुण ठाकुर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता की उम्र 80 साल से ज्यादा है और वह मार्च 1994 से जेल में बंद है। ये भी कहा गया कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों ने अपनी याचिकाएं लंबित होने के दौरान पैरोल और अन्य छूट का लाभ भी उठाया था।
जज के प्रस्तावित तबादले के विरोध में गुजरात हाईकोर्ट के वकील हड़ताल पर चले गए हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीश निखिल करियल की पटना हाईकोर्ट में प्रस्तावित तबादले को लेकर गुजरात हाईकोर्ट के वकील कथित रूप से हड़ताल पर चले गए। नया फैसला आने तक हड़ताल जारी रहेगी और ये फैसला गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन या GHCAA की आपात बैठक में लिया गया। GHCAA ने गुजरात उच्च न्यायालय से आने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए एक प्रतिनिधित्व करने का भी संकल्प लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को बार की पीड़ा से अवगत कराने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। खबर के बारे में पता चलने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित सैकड़ों अधिवक्ता इस कदम के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट हॉल में एकत्रित हुए। जब मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पूछा कि वे अदालत में क्यों इकट्ठे हुए थे, तो एक वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर ठाकुर ने प्रस्तावित स्थानांतरण पर संबोधन किया और कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मृत्यु है, जिसके लिए वे 2 मिनट का मौन रखना चाहते हैं। श्रद्धा वाकर के हत्यारोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो गई है। आपको बता दें कि इसके बाद ही कोर्ट ने पुलिस को आफ्ताब अमीन पूनावाला की 5 दिन की कस्टडी सौंप दी है। वैसे पुलिस ने 10 दिनों की कस्टडी मांगी थी। साकेत कोर्ट में वकील के हंगामे की वजह से पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया। पुलिस ने कहा है कि पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत है। फिलहाल आफ्ताब के बार बार बयान बदलने की वजह से पुलिस इस मामले में सभी सबूत इकट्ठा करने की कोशिशों में जुटी हुई है। वकीलों की मांग थी कि उसे फांसी दी जाए। रिलेट करेंगे चीजों को, रिलेट करने के लिए आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तैयार करेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे होगा? उसकी एक चेन होती है कंप्लीट। जब वो चेन कंप्लीट हो, अनब्रेकेबल हो, तभी उस पर कन्विक्शन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। किसमें? देखिए, जहाँ जहाँ गर्लफ्रेंड के साथ ये रहा होगा, जहाँ जहाँ घूमा फिरा होगा, जिस भी होटल में रुका होगा, जिन जगहों पे गया होगा, देखिए वो तो अब अक्यूज्ड को ले जाएंगे, वो पीसी में बताएगा ना, उसका डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखेंगे वो। और चलिए इसी के साथ कोर्ट राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.